हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 8, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. I am sure this is not how you expected your first class to be in grade 8, but due to the trying times we all are in, these classes are a way to interact with you and get to know you all. Students, I am Miss Munazza and I am going to teach you SST. Hope you all know me. So open your book to page number 2 to page number 60 and let's start. Please note that we have covered chapter number 1, chapter number 2 of this book, and we have started chapter number 5 of this book, and this is our fourth lecture of chapter number 5. So we have covered 3 lectures of chapter number 5 already through our YouTube channel. So you can go to there and take a look. Let's start. Okay? Hello? Okay? Bachcho, say something. Boys? Boys? Girls? Alina, Amara, Iman Saeed, Fatima Irfan, Bilal Atiq, Hunain Yusuf, Umaima, say something. Can you hear me? Girls, are you listening? Okay, okay. Okay जी, now we are going to start from page number 60. आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 60 टर्न करें और देखें आफ्टर द रिवोल्ट अंडर क्राउन रूल. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो यू कैन गो टू यूट्यूब चैनल एंड सी आर प्रीवियस 3 लेक्चर्स. उससे यू विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. हमने पढ़ना है रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश की, उसके अंडर सब कॉन्टिनेंट जो था वो आ गया. क्राउन रूल के अंडर प्रॉपरली सब कॉन्टिनेंट जो था वो आ गया. इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंडियन रिवोल्ट था वो किस तरह हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत जो थी वो किस तरह इंडियंस ने की थी, वो हम पढ़ चुके हैं. और उसका बेसिक कोर ये है कि जो इंडियंस थे उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस जो थी वो इंडियंस में उस वक्त एराइज हुई हुई थी. और उसका कॉज ये था कि जो इंडियंस थे वो उनको बहुत ज्यादा ब्रिटिश लॉज वगैरह की समझ नहीं थी और वो हर चीज के लिए एम्बिग्युइटी जो थी वो उनके अंदर थी. और उसके बाद एक और रीजन रिवोल्ट का ये था कि जो सोल्जर्स थे इंडियंस, उनके अंदर बेचैनी पाई गई थी. वजह ये थी कि उनको जो राइफल्स वगैरह दी गई थी वो लोड करने के लिए उनको मुंह से उसका जो बुलेट था उसको खोलना पड़ता था और वो ग्रीस्ड था विद पिग फैट एंड काउ फैट. और हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो थे उनके अपने अपने फॉर रिलीजियस रीजंस उनके लिए वो उसको बाइट करना नहीं चाहते थे मुंह से. ये वजह थी कि बहुत ज्यादा बेचैनी जो थी वो सोल्जर्स में थी. ओके गर्ल्स. उसके बाद जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो शुरू हुई 1857 की और 1858 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई और ब्रिटिशर्स जो थे वो सक्सेसफुल हो गए इस वॉर में. नाउ अब हमने पढ़ना है आफ्टर द रिवोल्ट. रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, बगावत के बाद क्या हुआ. Once the Indian revolt was over, the British restored strong rule by reorganizing the army and improving administration.
और आफ्टर द रिवोल्ट, बगावत के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश जो थी, उनका रूल जो था वो दोबारा शुरू हुआ। दे रिटर्न टू देयर स्ट्रॉन्ग रूल, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग रूल शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे ऑर्गेनाइज्ड देयर आर्मी, क्योंकि वॉर के बाद आर्मी वाज द फर्स्ट थिंग which was disturbed, जो डिस्टर्ब हुई थी। और they started a started to reorganize their army and improve their administration, और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिशें शुरू की और आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स जो थे वो बिजनेस किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, और वो आए ही सब कॉन्टिनेंट में फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड थे, और फिर वो यहाँ के हुक्मरान बन गए। तो दे डिड देयर बिजनेस थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, और इंडिया जो था इट केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन, जिसे हम कहते हैं क्राउन्स रूल। और पावर जो थी दैट वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर जो है आप पेज नंबर 60 पर देख सकते हैं। ये 1859 की तस्वीर है, एट द टाइम व्हेन क्राउन रूल बिगिन, जब बादशाहत जो क्वीन का रूल था वो शुरू हुआ। ये उस वक्त की दिस इज अ पिक्चर। और क्राउन के रूल इंडिया जो था वो आ गया, और पावर जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया को दे दी गई। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नर जनरल जो था, इट वाज ही वाज गिवन द न्यू टाइटल ऑफ वाइस रॉय। और वाइस रॉय का नया खिताब जो था वो गवर्नर जनरल को दिया गया। अब हम गवर्नर जनरल की बजाय जो था उनको हम वाइस रॉयस बोलते थे, उनके लीडर्स को। ठीक हो क्या? नाउ यू कैन लुक द मैप ऑन पेज नंबर 60। आप पेज नंबर 60 पे मैप देखें, और उस मैप में यू कैन क्लियरली सी द ऑरेंज पोर्शन इज द ब्रिटिश पोजेशन एरियाज। वो एरियाज जो ब्रिटिशर्स के पास थे वो सारे ऑरेंज कलर से जो हैं वो फील्ड हैं। और वो एरियाज जो ग्रीन कलर है, जिनका जो पैचेस ग्रीन कलर के हैं, वो एरियाज जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जो के ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रही थी। दे वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, बट दे वर वर्किंग अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। वो ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रही थी। फिर हियर इज अ फैक्ट बॉक्स, एक आपको 60 पेज पर फैक्ट बॉक्स मिलेगा, और वो आपको ये बताता है, इट टेल्स कि आफ्टर द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद जो इंडियंस थे दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ ड्राइविंग आउट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। जितनी भी उम्मीदें थी जो के बिफोर बिफोर 1857 वॉर इंडियंस को थी कि वो शायद ब्रिटिशर्स को ड्राइव आउट कर दें, निकाल दें सब कॉन्टिनेंट से, वो तमाम होप्स जो थी वो खत्म हो गई। किस वक्त खत्म हुई? वो जब 1858 में ब्रिटिशर्स जो थे वो जंग जीत गए, तो उस वक्त तमाम होप्स जो थी वो खत्म हो गई, वो डाई कर गई, क्योंकि अब वो बहुत मुश्किल नजर आता था इंडियंस को सब कॉन्टिनेंट्स में से ब्रिटिशर्स को ड्राइव आउट करना, निकालना। उसके बाद है कलोनियल इकोनॉमी। कलोनियल इकोनॉमी, कलोनियल क्या होता है कि ये वेल्दी और पावरफुल नेशंस जो होती हैं वो मेंटेन करती हैं या एक्सटेंड करती हैं इट्स कंट्रोल ओवर द कंट्रीज। यानी कि कंट्री जो होती है, पावरफुल कंट्री, वो एक्सटेंड करती है अपनी अथॉरिटी को ओवर अदर टेरिटरीज, ओवर अदर पीपल, और जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस, अपनी इकोनॉमिक
डोमिनेंस को शो करने के लिए दूसरे ममालिक को अपनी अथॉरिटी के अंदर रखते हैं और उनको हम कॉलोनियल जो है वो रूल बोलते हैं, कॉलोनियल वंस बोलते हैं। अब जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उस वक्त वो ब्रिटिशर्स थे, और फ्रॉम 1800 जो इंडियाज इकोनॉमी थी वो स्लोली चेंज टू बिकम अ कॉलोनियल वन। जो इंडिया की इकोनॉमी थी, मईशत थी, जो वहाँ के मनी मैटर्स थे, फाइनेंशियल सारा सेटअप था, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर कॉलोनियल वन बन गया। वजह क्या थी? क्योंकि सारा का सारा जो था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया इकोनॉमिक सिस्टम, और ब्रिटिशर्स जो थे दे रन टू प्रोवाइड प्रॉफिट्स फॉर द ब्रिटिश रूलर्स। और जाहिर है वो उस इकोनॉमी को, ट्रेड को, बिजनेस को किस तरह रन कर रहे थे, हाउ डिड दे रन, दे wanted to provide benefits for the British rulers। वो ब्रिटिश रूलर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे थे। एंड द सब कॉन्टिनेंट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स both as a supplier of raw material and as a market for goods produced in Britain। और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये ने अब कुछ भी इंडियंस के कंट्रोल में नहीं था, नथिंग वाज अंडर इंडियंस कंट्रोल, हर चीज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। इवन अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करना, जो बेसिक इनिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं टू प्रिपेयर थिंग्स, उन्हें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। जिस तरह कॉटन बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो कपास है, और उसको हम अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो रॉ मटेरियल था वो भी ब्रिटिशर्स खुद प्रोवाइड करते थे, और अपनी प्रोड्यूस्ड जो चीजें थी, गुड्स थी, वो भी वो इंडियन वो ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद उनको मार्केट करते थे, और सारे बेनिफिट्स और सारे प्रॉफिट्स उनके अपने पास जाते थे। और एग्रीकल्चर जो था दैट वाज vitally important, that was essential to the Britishers, because जो फार्मर्स टैक्स पे करते थे, फार्मर्स जो थे वो बेसिक टैक्स पेज थे, जो टैक्स पे करते थे वो बेसिकली फार्मर्स पे करते थे। और जाहिर है जो टैक्स पे की अमाउंट होती है वही रेवेन्यू होता है मुल्क के लिए, मुल्क का सरमाया वहीं से आता है, मुल्क के जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो वहीं से सेटिस्फाई होते हैं टैक्सेस से, और वही आवाम की वेलफेयर के लिए खर्च होते हैं। और जो जो फार्मर्स थे दे वर द मेन टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पे करते थे। और इन 1850s हाफ ऑफ द मनी जो थी इन टैक्सेस से जो ब्रिटिशर्स ने गेन की थी एग्रीकल्चरिस्ट से, फार्मर्स से, और उसके अलावा जो उस टैक्स की अमाउंट के अलावा 23% जो था वो किस चीज की बिजनेस से वो अपने मुल्क का रेवेन्यू हासिल करते थे? सॉल्ट, नमक और ओपियम की ट्रेड से। ओपियम बोलते हैं अफीम को। ये एक रेडिश ब्राउन सेंटेड एडिक्टिव जो होता है ड्रग होता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द जूस ऑफ पॉपी सीड्स और ओपियम सीड्स। ठीक है, ये एक नशा आवर इंटॉक्सिकेटेड जो है वो मटेरियल होता है। इसकी और सॉल्ट की ट्रेड से ब्रिटिशर्स जो थे दे अर्न 23% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, और बाकी का वो कहाँ से लेते थे? टैक्स अमाउंट से जो कि फार्मर्स हैड पेड टू देम। और दिस मनी हेल्प्ड द ब्रिटिश इंक्रीज ट्रेड। और ये पैसा जो कलेक्शन थी रेवेन्यू की वो किस कहाँ खर्च होती थी? वेयर डिड दे स्पेंड इट? दे स्पेंड इट टू इंक्रीज देयर बिजनेस, टू इंक्रीज देयर ट्रेड। वो अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च करते थे। एंड हेल्प द एंड स्ट्रेंथन देयर रूल। और वो चाहते थे कि इस पैसे को ज्यादा से ज्यादा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्पेंड करें, सो दैट दे कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, उनकी स्ट्रॉन्ग रूल हो, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। बट दे ऑल्सो पेड सम ऑफ द मनी फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन इंडिया। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो पैसा जो है वो डेवलपमेंटल वर्क्स पर खर्च ना करें, सो दे ऑल्सो स्पेंड देयर मनी for the developmental works in India. Clear? For example, it provided. Girls, are you listening?
फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइडेड, और उसके फॉर एग्जाम्पल जो क्या क्या सिस्टम उन्होंने अपनी जो थी वो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो थी वो बनाई, अपना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो उन्होंने स्टैब्लिश किया, एंड दे सपोर्टेड, वो सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को एफिशिएंट सिविल सर्विस, जो कि एक जिस तरह हमारे सीएसएस एग्जाम्स होते हैं और हमारी क्रीम उसमें से सिविल सर्वेंट्स की निकलती है, उसी तरह ये उन्हीं का सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं सीएसएस के थ्रू लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना। so they supported जो गवर्नमेंट थी, it had been supported by an efficient, बहुत इफेक्टिव सिविल सर्विस जो थी वो प्रोवाइड की उन्होंने, और एक पावरफुल आर्मी जो थी वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको स्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक कानूनी जो था वो निज़ाम जो था जो ब्रिटिश स्टाइल का था उसको शुरू किया, और विच केप्ट क्राइम टू लो लेवल, जिससे क्राइम जो था, जराइम जो थे वो बहुत कम हो गए, लो लेवल पर आ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी दे मेड वेरियस इन्वेंशंस, उन्होंने बहुत सारी इजादात की, बहुत सारी इन्वेंशंस की, जिससे उन्होंने अपनी डेवलपमेंट जो थी उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। जैसे कि उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम जो था वो शुरू किया, रेलवे शुरू की, उन्होंने स्टीम शिप्स बनाए जो कि भाप से चलने वाली ट्रेन्स चलाई, which helped to open up the subcontinent to the developing west। और इन इन्वेंशंस की वजह से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को डेवलप किया बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल पर, जिस तरह मगरिब की दुनिया में ये चीजें इन्वेंट की गई थी, ये इन्वेंशंस जो थी जिस तरह मगरिब में थी, उसी तरह उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स में भी इनको इंट्रोड्यूस कराया। एंड इन 1854 द इंट्रोडक्शन ऑफ अ चीप पोस्टल सिस्टम मेंट दैट नोवेयर वाज कट ऑफ फ्रॉम प्रोग्रेस। और 1854 में जब उन्होंने एक डाक का सिस्टम जो था वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अप्रोचेबल पोस्टल सिस्टम, डाक का सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कराया, तो इसका मतलब ये था कि कोई भी जगह सब कॉन्टिनेंट का कोई भी कॉर्नर जो था वो कट ऑफ नहीं था प्रोग्रेस से, हर जगह वो डेवलप कर रहे थे, हर जगह वो प्रोग्रेस कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। फिर उन्होंने मेटल्ड रोड्स बनाई, रोड्स जो थी उनके वो मेटेलिक बनाई, और बिल्ड की 1836 में, और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है अक्रॉस द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट वाज रिपेयर्ड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, वो उन्होंने नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में रिपेयर की, उसको ठीक किया और उसको जो था वो चलने के काबिल बना दिया। नाउ फिगर 5.10 you can see page number 61 figure 5.10, और you can see a steam train। ठीक है जी, जो स्टिल इज यूज इन पाकिस्तान टुडे, आज भी ये पाकिस्तान में कहीं कहीं इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ वाज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्रिएटेड। अब वो कहता है कि जो हमारा प्रोविंस है NWFP, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, वो किस तरह क्रिएट हुआ, वो किस तरह बना, वो किस तरह जो था उसको अंग्रेजों ने क्रिएट किया। ठीक है जी। जो पठान ट्राइब्समैन थे, जो पठान कबीले थे फ्रंटियर एरिया के, बॉर्डर लाइन एरिया के, वो बहुत ही ज्यादा जो थे वो इंटेंस किस्म के लोग थे, वो बहुत ज्यादा जो थे वो जो एग्रेसिव और इंटेंस लोग थे, जो बहुत ज्यादा इंटेंस लोग थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे वो कंट्रोल करने के लिए भेजे। एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के एंड तक, देयर वर अबाउट 10,000 ब्रिटिश ट्रूप्स, 10,000 ब्रिटिश सिपाही जो थे वो उन्होंने फ्रंटियर एरियाज के ऊपर स्टेशन किए, वहां पर उन्होंने अपनी फौजें जो थी
वो बिठा दी उन एरियाज के ऊपर जो कि 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी। और इस तरह जब उन्होंने फौजों को वहां स्टेशन किया, वहां बिठाया, तो जाहिर है फौज के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर, ट्रूप्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तभी वो काम कर सकते हैं। उनका खाना पीना, उनकी सारी और एक्टिविटीज जो होती हैं वो मॉनिटर करना, उसमें ब्रिटिशर्स जो थे उनकी कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड मनी, उसमें उनकी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना ब्रिटिशर्स को उधर करना पड़ा। फिर हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका जो था वो रूलर था, वाइसराय था, जिसका नाम कर्जन था। यू कैन सी पिक्चर एट पेज नंबर 61 फिगर 5.12, उसमें आप मिस्टर एंड मिसेस कर्जन जो है उनको देख सकते हैं। ये वाइसरॉय था ब्रिटिश का सब कॉन्टिनेंट का फ्रॉम 1899 टू 1905। ठीक है, 1899 से 905 तक इसने जो थी वो गवर्न किया, वाइसराय रहा, और इसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, ही टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन सिंध एंड पंजाब। इसने सिंध और पंजाब की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया और इसने सेट किया बहुत ही एक्सपेंसिव इरिगेशन सिस्टम, बहुत ही एक्सपेंसिव इरिगेशन स्कीम्स जो थी इसने इंट्रोड्यूस कराई पंजाब और सिंध में। ओवर अक्रॉस 8 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, 8 मिलियन एकड़ जमीन जो थी उस पर बहुत ज्यादा जो थी वो डेवलपमेंट्स जो थी इसने की। नाउ टर्न योर पेजेस, नाउ टर्न योर पेज टू 60 नंबर 62। अब हम 62 पेज पर हैं। नाउ अ न्यू प्रोविंस क्रिएटेड, अब एक नया प्रोविंस जो था वो क्रिएट हुआ, वो बन गया, ठीक हो गया। बट सिंध एंड पंजाब वर अंडर थ्रेट फ्रॉम द पठान्स। अब जो सिंध और पंजाब जो के लॉर्ड कर्जन ने उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, बहुत ज्यादा उस पर काम किया था, वो जो था पठान्स के की तरफ से उनको खतरा था। पंजाब की पठान्स जो थे वो बहुत बड़ा जो थे वो थ्रेट थे इन एरियाज के लिए। और कर्जन जो था wanted not only to control the पठान, वो ना सिर्फ पठानों को कंट्रोल करना चाहता था, बट ऑल्सो टू कंट्रोल द रूट्स। वो सिर्फ पठानों को ही कंट्रोल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उन रास्तों को भी कंट्रोल करना चाहता था जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान थे। वो रास्ते विच वर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, वो उनको भी जो था कर्जन वांटेड टू कंट्रोल दोज रूट्स, उन रास्तों को भी वो कंट्रोल करना चाहता था। एंड ही आल्सो वांटेड टू कंट्रोल पठान्स, और वो पठानों को भी कंट्रोल करना चाहता था। नाउ इंडिया अगेंस्ट अ पॉसिबल रशियन इन्वेंशन, और ताकि जो डिफेंड किया जा सके इंडिया अगेंस्ट अ पॉसिबल रशियन इन्वेजन। और वो क्यों इन रास्तों को जो था वो कंट्रोल करना चाहता था, ताकि रशिया जो था वो पॉसिबली अफगानिस्तान के रास्ते हम पर, इंडिया पर ना घुस आए, उसकी वो इन्वेड ना कर ले, उससे वो बचाना चाहता। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। कर्जन्स पॉलिसीज, अब कर्जन्स की जो पॉलिसीज थी, जो उसने अपनी पॉलिसी बनाई, जो उसने रूल ऑफ एक्शन बनाया कंट्रोल करने का सब कॉन्टिनेंट को, उसमें क्या क्या चीजें उसने इंट्रोड्यूस कराई, क्या क्या पॉलिसी में उसके इंक्लूडेड था। उसने न्यू रोड्स बिल्ड की, रेलवे लाइंस बिछाई, और वहां तक बिछाई उन एरियाज तक जहां पहले एक्सेस नहीं थी, मसलन दरगई जो कि मालाकंड पास के पास था, और जमरूद जो कि खैबर पास के पास था। और फिर वो क्या करता था, कर्जन जो था, ही वाज पेइंग टू ट्राइबल चीफ्स, जो कि जो कबीलों के सरदार थे, उनको उनको वो पे करता था, पैसे देता था, ताकि वो रास्ते और पासेस जो थे वो खुले रखें, वो बंद ना कर दें उन रास्तों को, उन पासेस को, लाइक खैबर पास, मालाकंड पास वगैरह, उनको बंद ना कर दें, और मुल्क में
अमन अमान जो है वो कायम रह सके, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम रह सके। और ये पॉलिसीज जो थी करजन की, दे ब्रॉट द एरिया अंडर कंट्रोल। और इन इफेक्टिव पॉलिसीज के थ्रू दिस इफेक्टिव पॉलिसीज जो करजन था वो उसने ही ब्रॉट द एरिया अंडर कंट्रोल, उसने उस एरिया को अपने कंट्रोल में रखा। देन इन 1901 में करजन सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पेशावर, कोहाट, बन्नू एंड डेरा इस्माइल खान। और करजन जो था उसने डिस्ट्रिक्ट्स जो थी जिसमें पेशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान जो थी उनको सेपरेट कर दिया फ्रॉम द पंजाब से अलग कर दिया और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, जिसे हम NWFP के नाम से पहचानते हैं। और ये प्रोविंस जो था, दिस प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्गर फ्रंटियर फॉर द नॉर्थ वेस्ट। और इस जो एरिया ने NWFP ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉर्डर जो था, फ्रंटियर जो था नॉर्थ वेस्ट के लिए, उसने उसको मुहैया किया, प्रोवाइड किया। और एज वेल एज मेकिंग द पठान्स मोर लॉयल टू द ब्रिटिश। और जो इसके अलावा वन मोर बेनिफिट which gained from this, which Britishers gained from this was that कि जो पठान्स थे they became more loyal to Britishers, वो ब्रिटिशर्स के ज्यादा वफादार हो गए, ब्रिटिशर्स को ज्यादा पसंद करने लगे, whilst allowing them to control their own region। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इतने ज्यादा they became so loyal कि they allowing the Britishers to control their own religion, उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को कि वो उनके रीजन को कंट्रोल करें। ठीक है जी। नाउ रोड टू इंडिपेंडेंस। अब ये बात खत्म हो गई यहाँ तक। अब वो आपको बताता है कि आजादी की तरफ का जो सफर था वो किस तरह शुरू हुआ, किस तरह हमने अपने स्ट्रगल जो थी इंडियंस ने, दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल टू गेन द इंडिपेंडेंट कंट्री, टू गेन द इंडिपेंडेंट रीजन फॉर देमसेल्व्स, जो कि फ्री हो फ्रॉम ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है जी। अब सबसे पहले द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या चीज सबसे पहली थी जो कि लोगों के दिमाग में पैदा करनी थी, लोगों के दिमाग में डालनी थी, ताकि वो आजादी की तरफ अपना ध्यान, जो कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात थी फॉर द इंडियंस, किस तरह उनके अंदर उसकी ग्रोथ हुई, किस तरह इनकलकेट की, किस तरह पैदा की वो फीलिंग लोगों के अंदर। कौन सी फीलिंग? नेशनलिज्म की, कि किस तरह वो अपने मुल्क के बारे में लॉयल्टी के साथ, नेशनलिज्म होता है लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन, कि आप अपने मुल्क और अपनी जो कौम है उसकी तरफ लॉयल्टी और बहुत ज्यादा डिवोशन के साथ सोचें, डिवोशन अपनी शो करें और बहुत ज्यादा फेथफुल रहें अपने नेशन को। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अब जो years थे आफ्टर द इंडियन रिवोल्ट, जब इंडियन रिवोल्ट के बाद के जो साल थे, कुछ साल थे, उसमें जो ग्रेजुएट्स थे वो इमर्ज किए, निकले फ्रॉम ब्रिटिश स्टाइल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया की यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ लिख के ग्रेजुएट्स जो थे वो दे केम आउट टू बिगिन करियर्स इन लॉ, जर्नलिज्म और टीचिंग। और उन्होंने पढ़ने के बाद क्या ऑप्ट किया, कौन से प्रोफेशंस ऑप्ट करने शुरू किए? दे बिगिन देयर करियर्स इन लॉ, उन्होंने लीगल साइड पर अपने करियर्स शुरू किए। जर्नलिज्म जिसे सहाफत बोलते हैं उस पर अपने जो थे वो करियर शुरू किए। और उन्होंने टीचिंग को भी इम्प्रूव करना शुरू किया। नाउ दीज यंग मिडिल क्लास, मेनली हिंदू थे इन लोगों में जो पढ़ लिख के निकले थे। दे नाउ वांटेड टू पार्टनरशिप विद द ब्रिटिश। ये चाहते थे कि मुल्क का जो रूलिंग ऑफ द कंट्री है उसको ब्रिटिशर्स के साथ कंट्रोल करें, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर चलाएं और अपना भी रोल अपना भी जो रोल है उसको अदा करें मुल्क के अफेयर्स में। और इट वॉज अमंग दिस ग्रुप, और यही वो
ग्रुप था जो पढ़ लिख के बाहर निकला और दे स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से दे स्टार्टेड अ पार्टी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी शुरू की जो 1885 में शुरू की। किसने? बाय एलन ओ ह्यूम इन 1829 टू 1912, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल था और सर्वेंट था इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का। ठीक है जी। इसने इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी ये ह्यूम ने शुरू की, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर था, और एंड सेवरल इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, और बहुत सारे इसके साथ और भी इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग थे वो उसके साथ उस पार्टी को शुरू करने में उन्होंने अपना हिस्सा लिया। और एट द फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग, और अपनी कांग्रेस की पहली मीटिंग में, ऑफ द 54 डेलीगेट्स, 54 टोटल लोग डेलीगेट्स जो थे उस मीटिंग में थे। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि देयर वर ओनली 2 मुस्लिम मेंबर्स, सिर्फ 2 मुसलमान थे, बाकी सारे हिंदू और अंग्रेज थे। In these early days, Congress thought that Indians were not capable of ruling themselves. और इन शुरू के दिनों में कांग्रेस जो था वो ये सोचता था कि इंडियंस जो हैं, कांग्रेस पार्टी जो थी वो इस चीज को सोचती थी कि जो इंडियंस हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं, वो इतने केपेबल नहीं है कि दे कैन रूल देमसेल्फ, वो अपने आप को रूल कर सकें, गवर्न कर सकें। और लेटर बाद में कांग्रेस बिगेन टू टेक अ मोर पॉलिटिकल रोल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस जो था उसने इट बिगेन टू टेक मोर पॉलिटिकल रोल, अपना ज्यादा सियासी किरदार अदा करना शुरू किया, एंड पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कुछ अरसे के बाद जो कांग्रेस थी उसने पुट फॉरवर्ड किया, आगे पहुंचाया अपना आइडिया ऑफ इंडिया, वो कि वो इंडिया को हासिल करना चाहते हैं एज अ स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एक ऐसी स्टेट जो कि ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो, जो कि ब्रिटिश कवानीन से आज़ाद हो, वो शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद आप पेज नंबर 62 पे फैक्ट बॉक्स देखें। कांग्रेस हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू गेट टुगेदर टू क्रिएट अ नेशनल कॉन्शियसनेस। और कांग्रेस ने लोगों की मदद की के डिफरेंट एरिया से और सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कि वो इकट्ठे हों और नेशनल कॉन्शियसनेस जो है उसका मुजाहिरा करें। नेशनल कॉन्शियसनेस होती है कि नेशनल आइडेंटिटी, आपकी कौमी शनाख्त क्या है उसके बारे में सोचना, शेयर करना, और एक जो अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना कि आपका कॉमन रीजन है, कॉमन रिलीजन है, कॉमन कल्चर है, कॉमन लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है। एक नेशनल जो अवेयरनेस थी, कॉन्शियसनेस थी, उसके साथ मिलकर वो जो है वो सोचें। और एक आइडिया जो था इंडियंस का एज वन कंट्री, कि वो मिलके सोचे डिफरेंट सेक्शन, कि वो एक जो है वो
You didn't hear me? आवाज नहीं आ रही थी? हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी? I concluded my chapter, today's lecture. Inshallah, kal we will start from Sir Syed Ahmad Khan and the position of Muslims at page number 62. If you don't understand anything, you can go to YouTube channel and see my previous lectures of this chapter. Inshallah, you will understand all the concepts. आप आराम से सब चीजें समझ जाएंगे. देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. और होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. इट वाज वेरी इजी. मैंने बहुत अच्छी तरह आपको आपके हिसाब से समझा दिया है. ठीक है. सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज.